दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों फार्म की सफाई आधे पर हो चुकी है और क्योंकि लेबर की शॉर्टेज आजकल चल रही है तो सफाई में थोड़ा देर लग रहा है। और दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे फार्म पे जो बालुई मिट्टी थी, जैसा कि मैंने बताया कि बालुई मिट्टी में सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती। हाँ, ये है कि रिज़ल्ट अच्छा जाता है क्योंकि मिट्टी का नेचर होता है, पानी तुरंत सोख लेता है, इस वजह से रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है, लिटर उतना गीला नहीं हो पाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप मिट्टी की कंडीशन लीटर की। ये सारी सफाई होने के बाद देखिए, ये देखिए ये भूसी ऊपर आ चुकी है। सारी सफाई होने के बाद ये भूसी जो ऊपर आ जाती हैं, ये इसका कोई भी अभी तक मुझे हल नहीं मिला है क्योंकि ये भूसी हल्की होती है और धीरे 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 हवा से या चलने फिरने से ये भूसी ऊपर आ जाती है। और बाकी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि लगभग चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। और बालुई मिट्टी जिस फार्म में होती है, इस फार्म की सफाई कुछ इसी तरह से ही होती है। बाकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी पपड़ हैं, जिनको हम लोग लीटर केक बोलते हैं, जैसे सामने दिख रहा है, इसको हम लोग उखाड़ उखाड़ कर बाहर कर देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी इन्हीं में होती है। और अभी मौसम मिट्टी सूखी है तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पपड़ और लीटर गीला रहता है तो ठंडी में सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है कि ठंडी में अगर लीटर आपका गीला है और उसमें केक फॉर्म में बन रहा है, पपड़ जिसको बोलते हैं, वो बन रहा है, तो फिर आपको काफ़ी उसमें रैकिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग को चाहिए कि अपने फार्म के लीटर पर ख़ास तौर पर ध्यान दें क्योंकि अगर आपका लीटर अच्छा होगा, सूखा होगा और प्रॉपर भुरभुरा होगा, जो मतलब केक फॉर्म में नहीं होगा, तो बर्ड्स को बहुत आराम मिलता है और उनका लीटर जल्दी सूखता है। और जिन भी पोल्ट्री फार्मर भाइयों के पास बालुई मिट्टी है, उनको पता होगा कि बालुई मिट्टी में क्या क्या फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, रैकिंग करने में बहुत आसान हो जाता है, पपड़ी कम पड़ती है। रैकिंग करते हैं तो उसमें बालू भी मिक्स हो जाती है। एक तरह से ये फार्मर के लिए नुकसान है क्योंकि ऐसा होने पर जब सफाई करते हैं तो मिट्टी ज़्यादा चली जाती है बाहर भूसी के साथ। और जब भूसी के साथ मिट्टी चली जाती है तो धीरे धीरे फार्म में मिट्टी डलवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी जैसे साइड में आप देख सकते हैं कि हम लोग के फार्म में कितना ज़्यादा ऊंचा खाली हो चुका है। अभी हम लोग हर बार इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी डलवा देते हैं ताकि लेवल कुछ कुछ बराबर ही रहे। फिर अब गर्मी जैसे ही आएगी, अब की बार कोशिश रहेगी हमारी कि फरवरी के महीने के बाद हम इसमें बालू डलवा दें, करीब करीब 4-4 5 इंची बालू डलवा दें। तो ऐसा बालू डलवाने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि बालू डलवाने के बाद आप उसमें आराम से 5-6 ज़्यादा बोल दिया, 3 लॉट आप आराम से बालू में निकाल सकते हैं। खाली झाड़ू मार मार के उनकी पपड़ी इकट्ठा कर देना है और बाहर फेंक देना है, आपकी लॉट दूसरे लॉट के लिए लीटर तैयार हो जाएगा। और बालू में नंबर 1 का रिज़ल्ट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और अगर सफ़ेद बालू है तो और भी अच्छा है क्योंकि सफ़ेद बालू में घास फूस और किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं पनपते जल्दी, तो सफ़ेद बालू ज़्यादा अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फार्म में पूरी सफाई नहीं हुई है, ये साइड साइड में बाहर से पानी आ गया था। ये देख लीजिए, बाहर की साइड ऊंचा है और अंदर के साइड थोड़ा सा डाउन साइड में है, इस वजह से बाहर से पानी अंदर आ गया था। तो अभी हम लोगों ने पछो मरवाया है। अब पछो में दोस्तों लेबरों ने कुछ गड़बड़ कर दिया कि मेरी जो साइड वाला पर्दा है इसके ऊपर भी डाल दिया है। अब मुझे खींचने के लिए वापस से पछो खुदवाना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक और नुकसान हो गया है, एक तो टाइम का नुकसान हो गया, ऊपर से लेबर कॉस्ट जो लग गई है वो फालतू लग गई। तो दोस्तों ये देखिए, लीटर की जो सफाई होती है वो किससे करते हैं, ये देख सकते हैं। बालुई मिट्टी में पूरा खुरेच के बालुई मिट्टी में पूरा खुरेच के निकाल लेते हैं ताकि नीचे किसी भी प्रकार का कचरा ना रहे या पपड़ी बनी ना जमी रहे। और इधर के कुछ लीटर गीला हो गया था बगल से पानी आने की वजह से, तो इनका कलर कुछ ज़्यादा काला दिख रहा है। हालांकि पूरे फार्म में लीटर सब सही था, बस इतने ही साइड में ये इधर से इधर तक में ये जो है लीटर ज़्यादा गीला हो गया था। हालांकि ये सौभाग्य से कहेंगे जो हम लोग के लिए फॉर्चुनेटली ये है कि लिफ्टिंग के दूसरे दिन ऐसा हुआ था, मतलब आधी लिफ्टिंग बर्ड्स की हो चुकी थी। और दोस्तों जितने भी फार्मर भाई हैं अभी नए नए फार्म बना रहे हैं,
उनके लिए बस यही कहेंगे कि दोस्तों फार्म के अंदर आप दरवाज़ा जितना ज़्यादा देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने एक ये सामने दे रखा है, ये उत्तर दक्षिण साइड में दोनों साइड में एक दे रखा है। और ये देखिए, ये उत्तर और ये दक्षिण साइड में है, ये पूरब, और ये पीछे जो साइड वाला मेन में है उस पश्चिम साइड से दिया है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आपका ओपनिंग होगा उतना आपको आराम मिलेगा लोडिंग करते समय, दाना डालते समय। तो आप लोग को जो भी भाई फार्मिंग करने जा रहा है, फार्म बनाने जा रहा है, बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि फार्म कैसे बनाया जाए कि सुविधा पूरी रहे और लागत कम है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अगर 8,000 5,000 बच्चों का फार्म बना रहे हैं, 6,000 बच्चों का फार्म बना रहे हैं, तो दाने का गोदाम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाएं, ताकि दाना डालने में और दाना रखवाने में कोई भी दिक्कत ना आए। मान लीजिए किसी वजह से अगर आपका लेबर नहीं है तो आपके ऊपर भी लोड ना आए। आप आराम से, अगर 3-4 जगह दाना रखा रहेगा, आपको सिर्फ खोल के बर्तन में पलटना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और बहुत से फार्मर भाई एक ही जगह दाना स्टोर करा देते हैं। पहले जब मैं नया था, मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे भी ऐसी दिक्कतें बहुत हुई दोस्तों। मैं बता नहीं सकता कितनी दिक्कतें होती थी, लेबर आए दिन भाग जाते थे। आज भी यही हाल है, लेबर फार्म पर नहीं रुकते हैं। लेकिन अब हम लोग ने धीरे धीरे थोड़ा सा अपडेट करता रहा हूँ, और अभी भी चलता रहता है, अपडेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने दाने का गोदाम 2 जगह कर दिया है। पहले सिर्फ सामने उस फार्म के उस साइड पे दाना रखता था, जहाँ पर शायद अभी आपको बोरी दिख रही हो पीछे, ये देख लीजिए छल्ली पीछे लगी है, अभी शाम तक की उड़ जाएगी। तो वहाँ से हम लोग दाना पूरा यहाँ तक लाते थे दोस्तों, ये यहाँ तक की, ये 270 फीट दूर है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब मैं नया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि फार्म में दाना कहाँ रखना चाहिए, कहाँ। मैंने बहुत सारे फार्म विज़िट करने के बाद दोस्तों ये फार्म बनाया था। हालांकि बहुत अच्छा फार्म नहीं बना, बाकियों से जो जिनका जिनका मैं देख के आया हूँ उनसे तो बहुत बेहतर बना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या क्या कमी है। अब मैं फार्म इस लाइन में हूँ और फार्म से रिलेटेड सारे काम देखना पड़ता है, तो अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, किससे कितना फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से मैं, जो भी नए फार्मर हैं, फार्म बना रहे हैं, उनको मैं इतना ही गाइड करूँगा, इतना ही बोलूँगा कि आपका फार्म अगर लंबा है, 6,000 बच्चों का है, तो आप 3 जगह दाने का स्टोर बनाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और आपका अगर लेबर भी भाग जाता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दाना रखने में, लगाने में। इन केस आपका लेबर अगर भागता है तो आप खुद भी दाने का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए फार्मर आ रहे हैं दोस्तों, उनसे एक अपील और भी कहूँगा कि निपल ड्रिंकर से ही शुरू करें। किसी जंबो फीडर या जंबो ड्रिंकर या गन ड्रिंकर के ना सोचें, आप मेहनत बहुत बढ़ जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा, लेबर भाग जाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे, फार्म बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। निपल ड्रिंकर का प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि निपल ड्रिंकर दोस्तों सिर्फ गर्मी में दिक्कत करता है। गर्मी में पानी गर्म होने की वजह से, निपल ड्रिंकर में पानी गर्म होने की वजह से बर्ड कम उठाता है पानी। लेकिन इसका भी हल आ चुका है। आप फ्लोटिंग कप लगाइए, 5 फीट में एक 250 ml का लगा देंगे तो उसको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा, वो उतना पानी पीते रहेंगे और नया पानी आता रहेगा। तो जितने भी फार्मर भाई हैं सब निपल ड्रिंकर की तरफ ही आएँ, क्योंकि आने वाली कंपनियां अब निपल ड्रिंकर की डिमांड कर रही हैं। और फिर जब आपके पास बजट हो जाए तो आप ऑटोमेटिक फीडर भी लगा सकते हैं, जिसको पैन फीडर बोलते हैं। वो ऑगर के द्वारा, मोटर से, आपके मोटर और सेंसर के द्वारा आपके फीडर में हर 15 मिनट 20 मिनट में भर दिया जाता है फीड। तो ऐसा ऑटोमेशन हम लोग को फार्म में लाना होगा, क्योंकि अब यही टेक्निक है जो हम लोग को पैसे कमा के दे सकती है। वरना हार्ड वर्किंग करने से कोई भी ख़ास लाभ नहीं आ रहा है। आप जैसा कि देखते हैं, जो दिमाग लगा रहा है बस वही इस लाइन में टिक रहा है, जो अपडेट करते जा रहा है अपने फार्म को, इस लाइन में वही टिक रहा है। बाकी जो सोचते हैं कि मैं लेबर के सहारे कर लूँगा, 4 लेबर लगा दूँगा, तो नहीं होगा। और दोस्तों एक ख़ास बात, आजकल ईसी पोल्ट्री फार्म के लिए लोग काफ़ी उतावले हो रहे हैं। तो ईसी पोल्ट्री फार्म उन इलाकों के लिए, अभी जैसे रिसेंटली मुझे पता चला कि उड़ीसा में 1.6 मतलब ₹1.60 प्रति यूनिट का कोई स्कीम है पोल्ट्री फार्म के लिए। तो उन लोगों के लिए, इसी फार्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको यहाँ 18 घंटे भी बिजली आती है और बाकी समय वो जनरेटर चला लेते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए एसी फार्मिंग कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में लाइट नहीं है या लाइट है तो बिजली का बिल में कोई स्कीम नहीं है, 7 रुपये 8 रुपये यूनिट चार्ज हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये एसी फार्म नहीं है दोस्तों। भले ही किसी को मेरी बात बुरी लग जाए या डिमोटिवेशन हो, लगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बजट और प्रॉफिट दोनों को देख के आप चलेंगे तो आप कहेंगे अगर मैं इतने पैसे में ओपन सेट बनाता और इसमें सिर्फ पंखा फॉगर स्प्रिंकलर लगाता तो गर्मी के मौसम में जो कमाई एसी फार्म करा रही है उससे 19 होता, लेकिन प्रॉफिट होता। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि मेरे इलाके में अगर बिजली के बिल की कोई स्कीम नहीं है तो मैं एसी फार्म नहीं बनाऊंगा, और अगर स्कीम होती तो मैं खुद भी बनाता एसी फार्म। लेकिन मेरा जुगाड़ से बनेगा, मैं जब भी बनाऊंगा अपने जुगाड़ से बनाऊंगा, किसी कंपनी से किसी ठेकेदार से मिल के नहीं बनाऊंगा। और मैं अपने एसी फार्म में कभी भी 54 इंची का पंखा नहीं लगाऊंगा दोस्तों। मेरे लिए ये जो पंखा सामने आपको दिख रहा है ये पर्याप्त है। अभी मैंने 4 लगा रखा है, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 6 लगा दूंगा, क्योंकि 370 वाट का एक पंखा है, आराम से उतने में काम कर जाएगा और अच्छा काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। तो मैं जब भी इसी में कन्वर्ट करूँगा दोस्तों तो आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। बस प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से हो जाए, जुगाड़ बन जाएगा अपना तो एसी बनवा लेंगे। और जितना भी कंपनी और ठेकेदार हैं दोस्तों, ये सब जो अपने सामान बेच रहे हैं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि मुझसे ये सामान ख़रीदो या फलाने चीज़ से फलानी साइट से कोई चीज़ सामान ख़रीदो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ नए पोल्ट्री फार्मर को गाइड करना है। जो तकलीफ़ें मुझे हुई अपने नए फार्म को चलाने में, वो तकलीफ़ किसी नए फार्मर को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे बहुत छटपटाता था अपने पोल्ट्री फार्म को बनाने के लिए, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या ट्रेनिंग है। अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, उनका नाम शायद प्रिंस है, कर्नाटक से हैं वो, और वो काफ़ी ज़्यादा आजकल शायद परेशान हैं। उनको पोल्ट्री फार्म खोलना है और वो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सर्च कर चुके हैं कि कोई ट्रेनिंग का चैनल मिल जाए या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला चैनल बन जाए। तो उनका कहना था कि जो भी सर आपको नॉलेज है आप ट्रेनिंग पर्पज़ से उसको देते रहिए यूट्यूब पर। तो मेरा इरादा भी सेम था, मेरा इरादा भी कुछ बन रहा है कि मुझे जो भी नॉलेज है, अगर मेरे पास 10% भी नॉलेज है तो मैं इसको शेयर करूँगा और करना भी चाहूँगा, क्योंकि इस लाइन में अच्छा पैसा है दोस्तों। और आजकल जो युवा जितने भी यंगस्टर्स हैं सब बेरोज़गार घूम रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप पोल्ट्री फार्म का सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको शुरू में सब एकदम छोटा समझेंगे। आपको ये कहेंगे क्या गंदा काम कर रहा है, बदबू वाला है, मरने वाला है, काटने वाला है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। बाकी जब आप पैसा कमाते हैं तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है वो आप लोग को पता होगा। तो पोल्ट्री फार्म में अगर आप मेहनत करते हैं तो मुझे ये पता है, अच्छे से विश्वास है कि आप जॉब से अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप महीने का साल का 4 लाख 4.5 लाख कमा रहे हैं तो इतना आप एक 5,000 की पोल्ट्री फार्म से कमा लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं डालते हैं, फीड नहीं बेचते हैं, तो आप आराम से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म से। लेकिन बस आपको ईमानदारी से पूरा समय देना होगा पोल्ट्री फार्म में। ये नहीं कि लेबर अंदर काम कर रहे हैं, आप कुर्सी डाल के देख रहे हैं कि हाँ लेबर तो हैं काम कर रहे हैं। आपको बर्ड्स के बीच में जाना होगा, उनकी बीट, उनके फीदर, जो उनके पंख होते हैं उनको देखना होगा, उनके पैर की टांगें देखनी होंगी, उनका बीट देखना होगा। दोस्तों बर्ड्स का डायग्नोस करने के लिए कोई ब्लड सैंपल या किसी तरह का जांच नहीं होता है। बर्ड्स को डायग्नोस करने के लिए उनकी टांगें, उनका फेदर, उनके जो चेहरा है, मुंह वाला हिस्सा है जो पूरा, जिसको हेड बोलेंगे हम लोग, वो बीट, ये सब चीज़ को ही देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और बहुत से लोगों को ये आजकल ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ज़रूरी भी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं उनमें से 2-3 लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके बर्ड्स टांग ऊपर करके मर रहे हैं।
जब मैंने पता किया तो मुझे पूछा तो पता चला कि उन लोग दिन में फीडिंग करा रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त अभी पूरे अगस्त के महीने में आपको दिन में फीडिंग नहीं करानी है। हो सके तो अगस्त के बाद वाले महीने में, सितंबर के महीने में भी 15 दिन तक आपको फीडिंग नहीं करानी है। ऐसे में आपको ये शंका होगी कि दिन में अगर हम फीडिंग नहीं कराते हैं तो बच्चों का वेट कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों बच्चों का वेट बढ़ेगा, लेकिन आपको खाली रात में फीड देना है। अगर मान लीजिए आप दिन में फीड देते हैं तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा और दाना ओवर इनटेक करने की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो दिन में अगर बच्चों ने दाना खा लिया, और दाने में होता है दोस्तों प्रोटीन गर्म होता है, ज़्यादा प्रोटीन की वजह से उनको हीट स्ट्रोक आता है, जिससे वो टांग ऊपर करके या टांग खींच के पीछे के दबाएंगे। ऐसा लगेगा कि दोनों टांग पीछे चली गई है और शरीर पूरा ज़मीन से चिपक गया है। इस कंडीशन, दो तरह से हीट स्ट्रोक पता चलता है। एक टांग ऊपर रहेगी मुड़ी हुई, और दूसरी होती है कि टांग एकदम सीधी पीछे को होगी और बॉडी उल्टी पड़ी रहेगी, मतलब फेदर ऊपर होंगे, सीना नीचे होगा, टांग पीछे की तरफ खिंची हुई होगी। एक कंडीशन ये है। एक हीट स्ट्रोक का जो पोस्चर है, बॉडी का पोस्चर है, वो ये है कि वो बर्ड्स जो है सीने ऊपर रहेगा, पैर ऊपर रहेगा और वो मर जाएगा। और हीट स्ट्रोक में आपके बड़े बर्ड ही चपेट में आते हैं दोस्तों। रीज़न बस यही है कि वो हीट स्ट्रोक है, दाने के ओवरटेक करने की वजह से उनमें हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को, मैंने हमेशा ये कहा है कि फीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके 2 हफ्ते के बर्ड हो गए हैं तो आपको उसके बाद से दिन में दाना नहीं देना है। सुबह 8 से 9 बजे हर हाल में फ़ीडर उठा देना है। अगर फ़ीडर में दाना लग रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है तो आपको 9 बजे फ़ीडर ऊपर कर देना, उठा देना है, ताकि बर्ड्स फीड ना खा पाएँ। अब ऐसे में जब आप फीड नहीं देते हैं दिन में तो बच्चों का पानी का इंटेक कम हो जाता है। तो पानी का इंटेक कम होगा क्योंकि फीड नहीं खाते हैं, तो वो लॉजिकली वो पानी नहीं उठाएंगे। जब फीड होता है तो ही पानी उठाते हैं, और बाकी ऐसे वो खाली थोड़ा बहुत पीते हैं। तो इस थोड़ा बहुत पानी इंटेक जो है, इसको बढ़ाने के लिए आपको हर पौन घंटा 1 घंटे में आपको फार्म के अंदर राउंड मारना होगा, बच्चों को हिलाना होगा अपनी जगह से। और जब वो हिलेंगे तो आपको 3-4 चक्कर हिलाना है उनको। एक बार उठें, अगर मान लीजिए 1 घंटे में आप उठे हैं, फार्म के अंदर एंट्री किया आपने, तो बर्ड्स को करीब 2-3 राउंड घुमा दीजिए। 2-3 राउंड में होगा ये कि सारे बर्ड्स उठ उठ के जाएंगे, पानी का इंटेक करेंगे। ऐसा करते रहेंगे आप दिन में, तो उनको हीट स्ट्रोक भी कम आएगा, पानी का इंटेक भी ठीक रहेगा, किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों फीड होल्ड करना बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में। जो गलती मैंने करी है अब की बरसात में, वो आप बिल्कुल ना करिए। मैंने फीड तो नहीं दिया दिन में, लेकिन यह है कि मैंने गर्मी का मैनेजमेंट को हल्के में ले लिया था। जूट वाला पर्दा साइड में नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर अच्छा खासी था शुरू में, जिस वजह से मेरा बॉडी वेट उतना अच्छा नहीं गया है। ख़राब भी नहीं कहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से संतुष्टि वाला था वो नहीं आया है। तो इसलिए दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में हर चीज़ आपको एकदम दिमाग में रख लेना है कि जो आपसे गलती हुई है उसको नोट कर लीजिए कि अगली बार से ये गलती नहीं होगी। और दोस्तों यूट्यूब पे कोई स्पेशल चैनल नहीं है जो आपको प्रॉपर पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग आपको खुद से लेनी होती है। आप जब पोल्ट्री लाइन में आते हैं आपके पास तमाम सवाल होते हैं, जुगाड़ भी होते हैं, उसका हल भी होता है। तो जब आप खुद से ऐसा करते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलती है। हाँ, बहुत से लोग का नुकसान हो जाता है, बहुत से लोग नुकसान करके सीखते हैं, बहुत से लोग पूछ के पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बर्ड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, लगे कि बर्ड पे कोई बीमारी लग रही है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मुझे भी इंटरेस्ट रहता है कि मैं भी बहुत सी चीज़ें देखूं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूं, और अगर जिसके बारे में मुझे जानकारी है तो उसके बारे में जानकारी मैं शेयर करता हूं। और अगर नहीं है जानकारी तो भी मैं बता देता हूं कि दोस्त मेरे पास अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में मैं जानकारी जुटा लूँगा तो ही दे पाऊँगा। मैं किसी फार्मर से सुनी सुनाई दवा नहीं बताता हूँ, और ना ही किसी सुनी सुनाई उपचार बता देता हूँ, जुगाड़ बता देता हूँ, क्योंकि इसका खामियाजा मैं शुरू के एक लॉट में आईवी से ही था, मैं देख चुका हूँ। और अंत में मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया, जब कंपनी ने बोला जेंटामाइसिन लगाना है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जेंटामाइसिन मैं नहीं लगवाऊँगा। अपने आप दोस्तों खाली मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक दी और वो प्रॉपर कवर हो गया।
उसमें एक्वालाई थी ज़्यादा और सीआरडी भी थी, तो वो सब अपने आप ही कवर हो गया। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जब खुद से कुछ करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। और अगर आपको नुकसान का डर है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे शख्स से पूछिए जो खुद भी काम करता हो, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात आपको ट्रांसफ़र कर दे। जिसने खुद आजमाया हो, खुद किया हो, आप उनकी बात ही अपने तक की लाइए और उसी पर ही काम करिए। और दोस्तों, पोल्ट्री लाइन में कई लोग को बहुत टेंशन होती है कि वो घबराते हैं कि पोल्ट्री लाइन ऐसा तो नहीं ये बड़ा जाल है, फंस जाएंगे, फार्म शेड बना लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, पोल्ट्री लाइन में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये बात हकीकत है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि पोल्ट्री फार्म में सिर्फ नुकसान होता है, तो दोस्त ऐसा होता तो आपके लोकल मार्केट में मुर्गे ना मिल रहे होते। कोई पैसे कमा रहा है तो वही मुर्गा पाल रहा है, वरना मुर्गा आपका नहीं पालता, न आपके पास दुकान पे मिलता। तो सबसे बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, अभी तक मुझे जो लगा है 40 दिन में रिजल्ट आ जाता है। एक सरकारी सैलरी के बराबर आपका अमाउंट बन जाता है, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और जब आपके पास बजट बन जाता है तो आप 5,000 बच्चों से बढ़ा करके उसको और बढ़ाइए। 5,000 बच्चे का फार्म है तो आप उसको 10,000 कर दीजिए। एक सेट मत बनाइए, ज़्यादा लंबा सेट, ज़्यादा लंबा मैनेजमेंट हो जाएगा। 2 सेट हो जाएंगे, आप अल्टरनेट पाल सकते हैं, आपकी गाड़ी पर रुकेगी नहीं, पैसा आता रहेगा, ज़्यादा काम चलता रहेगा। आपके पास और बजट आ जाए, आप 3 सेट बना लीजिए। एक आदमी के नाम से 50,000 बच्चों का फार्म एग्रीमेंट हो सकता है किसी भी कंपनी में, तो आप उतना कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोस्तों जो करना होगा, आपको अच्छी नॉलेज लेनी होगी। ऐसा नहीं कि आपके पास बजट है, आपने पैसा फंसा दिया और आपको लगने लगा कि अब मैंने पोल्ट्री फार्म बना लिया, अब मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको फार्म बनाना है, एक फार्म से कस के आपको ट्रेनिंग ले लेनी है। ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि आपने जो ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग सिर्फ 10% ही ली है। तो ऐसे में खुद पे गुमान नहीं होना चाहिए कि अब मैं पोल्ट्री फार्म सीख गया हूँ। तो आपको पहले एक फार्म में अच्छे से सीख लेना है। जब लगे कि हाँ, अगर मेरे पास इससे 2-3 फार्म होंगे मैं और अच्छा काम कर लूँगा, तो फिर आप आगे बढ़िए, आप बनवाइए। और जो भी दोस्तों नए पोल्ट्री फार्मर हैं जो फार्म बनाना चाह रहे हैं, वो अगर उनकी ज़मीन आबादी से दूर है और रास्ता बहुत अच्छा है तो बहुत बेहतर है। वरना आप रास्ता कम से कम इतना भाई रखें कि इतना बड़ा रास्ता दें कि कोई भी बड़ी गाड़ी आपके फार्म तक की आसानी से आ जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरे फिर से आप लोगों से यही अपील है कि जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोग जब कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा भी डिमोटिवेशन होता है और अच्छा भी नहीं लगता कि मैं कुछ बना रहा हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या मैं ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसे में मैं भी थोड़ा सा मेरा मनोबल कम हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में जो भी छोटी मोटी जानकारी आपको दी गई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की, और सारे देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।